अपने घर में एलईडी लाइट बना सकता है। एलईडी लाइट में कुछ नहीं है, दो चार अलग अलग प्रकार की स्पेयर पार्ट होते हैं। हाँ, उनको असेंबल करना है जी। वो असेंबल करने के काम तो गांव वाले आराम से कर सकते हैं। टीवी पे भी बना सकते हैं गांव में। कई बड़ी चीज़ें तो जरूर शहर में बने या सेंट्रलाइज कहीं बने, उसको ला के हम रोजगार दे सकते हैं गांव में। इस तरह से ये जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इसी तरह से जो फूड प्रोसेसिंग है, बड़े बड़े कारखाना लग रहे, वो छोड़ के हर घर में, किसी घर में पापड़ बन गया, किसी घर में मिर्च की ये अपना अचार बन रहे, किसी घर में और कई चीज़ें खाने की चीज़ें बन रहे। ये चीज़ें हम बनाएंगे तो बहुत घरों को काम मिलेगा। यहाँ पे जो पिछले साल की जितनी भी सरकारें रही हैं, उन्होंने रोजगार के नाम पर प्रयास ये किया है कि बड़ी कंपनियों को, जो विदेशी बड़ी कंपनियां हैं, एमएनसीज हैं, उनका स्वागत किया है। उनको बुलाया कि आप झारखंड आइए, यहाँ पे आपको हम लैंड देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे और तमाम चीज़ जो आपको ज़रूरत पड़ती है वो हम आपको देंगे। आप यहाँ आइए, सेटअप करिए, जिससे कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। लेकिन जो दृष्टि आपके पास है, जो मॉडल आप बता रहे हैं, वो कुछ डिफरेंट है। वो कह रहे हैं कि क्यों ना घरों में जो लोग बैठे हैं उनको उन्हीं की जो कार्यकुशलता है उसी में नौकरी दिया जाए। क्या लगता है ये प्रयास दो दिशाओं में दिख रहा है? जी देखिए, हम जो बात कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, सरकार सेंट्रलाइजेशन पे काम। हाँ, सरकार जो है सेंट्रलाइजेशन पे काम कर रही है, क्योंकि वो ऐसे रूम में बैठे हुए बड़े बड़े लोग हैं, उनको गांव की स्थितियाँ जो है वो ज़्यादातर मालूम नहीं है। नमस्कार। भारत में कृषि को लेकर, किसानी को लेकर लगातार बातें उठती रहती हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन से हमने क्या पाया, क्या खोया, और 50-60 सालों के सफ़र में आज़ादी के बाद जब से कृषि पर एक्सपेरिमेंट होने शुरू हुए, हमने किस तरफ अपनी कदम बढ़ाई है और क्या दृष्टि हमारे पास है। इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वामी काड सिद्धेश्वर जी हैं, जो कि कनेरी मठ कोल्हापुर के स्वामी हैं, और ये झारखंड में ट्राइबल डेवलपमेंट एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के एक कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि आए हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। और एक तो कनेरी मठ के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे, मैं कुछ ढूंढ रहा था, मैं चाहूँगा कि एक तो शुरुआत वहीं से हो कि कनेरी मठ में, चूँकि वो एक सिर्फ एक मठ ही नहीं बल्कि उसमें किसानी, खेती और एंटरप्रेन्योरशिप की जो हम बात करते हैं उसको लेकर काफ़ी चीज़ें हो रही, तो थोड़ा प्रकाश वहाँ डालें और फिर हम आगे कृषि पर आपके दृष्टि पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार। ये जो कनेरी मठ है कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, तो ये 1300 साल पुराना मठ है। तो यहाँ पर हमारी पूजा अर्चा, प्रवचन, कीर्तन तो सब चलते ही रहते हैं। उसके साथ साथ उनको हम थ्योरी बताते हैं। तो प्रैक्टिकल तो वो है कि हर व्यक्ति के लिए हम कहाँ तक काम आ सकते हैं। तो उसके लिए किसानों के लिए हम क्या कर सकते हैं, विद्यार्थियों के लिए क्या कर सकते हैं, महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं, और बाकी जो खेडूत जो है गांव वाले, उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो छोटी छोटी हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि किसान है, किसान के लिए हमने एक मॉडल खड़ा किया उधर। वो मॉडल ये है कि 1 एकड़ में 1 एकड़ ज़मीन है जिसका, तो आजकल तो बहुत छोटी किसानी ज़्यादा है, तो 1 एकड़ में हम 1 साल में 100 फसल लेते हैं। तो इतना कि उसमें सब कुछ है, सब्जियां है, 5-25 प्रकार की सब्जियां लेते हैं, तिलहन लेते हैं, दलहन लेते हैं, फिर कैश क्रॉप कुछ लेते हैं, फूल की खेती करते हैं, उसमें फल का भी है। और ये लेते हुए हर दिन कुछ एक 4-5 किलो चीज़ें वो बेचता है किसान। बेचने के बाद उसको 400-500 रुपये हर दिन मिले, 300, 400, 500 रुपये उसको मिलेगा। उसका आजीविका होने के बाद वो खुद खा पी की 400-500 रुपये हर दिन उसमें कमा सके। फिर उसके बाद कैश क्रॉप है, वो हर साल कम से कम 1-1.5 लाख रुपए देता है। और फिर उसके बाद क्या है कि मेड़ पे हमने चंदन लगाए हैं और कुछ सारे पेड़ लगाए हैं। मठ में ये सब? हाँ, मठ में ही, हमारे मठ में ही। फिर वो जो है, वो एक चंदन का पेड़ आपको 15 साल के बाद कम से कम 1 लाख रुपया देगी। इसका मतलब हो गया कि वो फिक्स डिपॉजिट है हमारी। वो फिक्स डिपॉजिट, हमारे बच्चे जब शादी पे आ जाते हैं या हमारे बच्चे कब उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे, तब पैसा ज़्यादा लगेगी, तब आप 2-4 पेड़ काट लेंगे तो उससे उनका सब चल जाएगा। इस तरह से उसको हमने डेवलप किया है। उसमें उस घर में इतना हमने आत्मनिर्भर किसान के घर और खेती बनाए। तो नमक,
कपड़े, जूते, मैच बॉक्स, ऐसे और साबुन, ऐसे कुछ चीज़ें ही आप खरीद सकते हैं, बाकी सब उसी खेत में से उसको मिलता है। हाँ, अच्छी तरह से एक किसान अपनी ज़िंदगी बिता सके, इस तरह की मॉडल हमने खड़ा की। फिर उसको देखते देखते बहुत लोगों ने की। फिर अभी एक मॉडल हमने ऐसा खड़ा किया है कि 2 गुंठे में भी किसान 2-3 महीने में 10,000 रुपये कमा सकता है 2 गुंठे में। कि ये कि मूलिया जो है, मूलिया 2 कुंटल में 2 गुंठा मतलब बीघा आपके यहाँ जो होता है कुछ होगा, एक 3-3.5 बीघा जमीन होगा, नहीं, 1 बीघा हाँ, महाराष्ट्र में गुंठा यानी 1,000 स्क्वायर फीट। 1000 स्क्वायर फीट पर ही चलते हैं। हाँ, हाँ, 2,000 स्क्वायर फीट में आप मूलिया ही लगा दिया तो करीब करीब मूलिया देखिए उसमें 4,500 मूलिया बैठते हैं। तो 500 मूलिया ऐसे ही छोड़ दीजिए, वो नहीं उगे, ठीक तरह से नहीं है, उनको अच्छी तरह से संभालेंगे तो 4,000 मूलिया आ गए तो कुछ 2-2.5 महीने में ही आ जाते हैं। तो उनको आप मार्केट में यदि ऑर्गेनिक है तो 5 रुपए में ही एक बेचेंगे तो देखिए 2,000 का कितना हो गया, 10,000 रुपये आराम से 2,000 स्क्वायर फीट में आपको। और वैसे ही हम करते कि 4x4 स्क्वायर फीट में एक फल सब्जियों का पेड़ लगाते कि बैंगन हो, टमाटर हो या मिर्च हो, ऐसे, और उसके बीच में जो जगह बचे उसमें हरी पत्तियाँ लगा देते। ये एक मॉडल है जो वहाँ पे हो रहा शुरू है। इससे क्या होता है कि किसान आत्मनिर्भर बन जाता है, उसको हर महीने पैसा मिलते रहते हैं, तो किसी के यहाँ काम करने के लिए, मजदूरी के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। निर्भरता की जो बात है ना, वो हो जाएगा। स्वामी जी, मैं आपके भाषण को सुन रहा था बहुत गौर से। आपने ये बात कही कि हम छोटे मोटे जो चीज़ हैं उसका उत्पादन, या बड़े चीज़ों का भी उत्पादन, आपने कहा कंप्यूटर का उत्पादन हम अपने गांव में क्यों नहीं कर सकते हैं? जी, क्यों ना सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक यूनिट बनाया जाए और बाकी जितना भी प्रोडक्शन है वो गाँव में हो। देखिए हम क्या चाहेंगे कि आप इस पर दृष्टि में प्रकाश डालें कि दरअसल इसमें पूरा आप क्या चाह रहे हैं, किस तरह की आपकी सोच है, कैसे संभव है ये? देखिए, अब हर घर के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, हर घर के लिए पंखा की ज़रूरत है, हर घर में मिक्सर आ रहा है, हर घर में टीवी है, या हर घर में बहुत सारे चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक। इन चीज़ों को यदि आप किसानों को या किसान महिलाओं को या किसानों के बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे, अपने घर में एलईडी लाइट बना सकता है। एलईडी लाइट में कुछ नहीं है, 2-4 अलग अलग प्रकार की स्पेयर पार्ट होते हैं, हाँ, उनको असेंबल करना है जी। वो असेंबल करने के काम तो गांव वाले आराम से कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ये छोटी छोटी कंपनियां लगा कि छोटी छोटी स्पेयर पार्ट भी बना सकते हैं, वो सब स्पेयर पार्ट इकट्ठा करके असेंबल भी कर सकते हैं। टीवी भी बना सकते हैं गांव में। कई बड़ी चीज़ें तो ज़रूर शहर में बने या सेंट्रलाइज कहीं बने, उसको ला के हम रोज़गार दे सकते हैं गांव में। इस तरह से ये जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इसी तरह से जो फूड प्रोसेसिंग है, बड़े बड़े कारखाना लग रहे, वो छोड़ के हर घर में, किसी घर में पापड़ बन गया, किसी घर में मिर्च की ये अपना अचार बन रहे, किसी घर में और कई चीज़ें खाने की चीज़ें बन रहे। ये चीज़ें हम बनाएंगे तो बहुत घरों को काम मिलेगा। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। जी होना चाहिए। ये सेंट्रलाइज होगा तो इसका पोल्यूशन का एक प्रॉब्लम होगा, इनका रहने का प्रॉब्लम है, इसको अच्छा हवा नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलती है, रहने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो डिसेंट्रलाइज हो गया तो अपनी खुद की जगह है, खुद की जगह में वो रहेगा, उधर ही प्रोडक्शन करेगा और 2 पैसा मिलेगा तो गाँव शहर की ओर क्यों दौड़ेगा, वो गांव में ही रहेगा। क्या ये मतलब, क्योंकि मुझे लग रहा है क्या ये प्रैक्टिकल है कि घर के अंदर कंप्यूटर बने, लैपटॉप बने, और क्या वो लैपटॉप हम जो बड़े लैपटॉप कंपनियां हैं क्या उनसे कॉम्पीट कर सकेंगे? हाँ जी बिल्कुल, चाइना में तो वही कंप्यूटर आ रहा है, वही तो कॉम्पीट कर सकते हैं, हम क्यों ना करें उसको, जरूर कम्पीट कर सकते। प्रशिक्षण की ज़रूरत है और ये प्रशिक्षण की ज़रूरत है और थोड़ा उनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। हमारे लोगों की मानसिकता बहुत कमज़ोर है, उनकी मानसिक कमजोरियाँ बहुत है, उसकी ज़रूरत है। और उसके बाद उसको थोड़ा आप भरोसा देने की ज़रूरत है, हम आपके साथ है, ये सब आपको करवा लेंगे। जिस राज्य में स्वामी जी हम और आप बैठे हैं, ये झारखंड राज्य है जो कि पलायन का दंश झेलता रहा है राज्य।
बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ से पलायन करते हैं क्योंकि यहाँ नौकरियाँ नहीं हैं। जिस मॉडल की आप बात करें, जो दृष्टि आपके पास है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इससे बहुत रिलेटेड चीज़ है। और झारखंड में इसी पलायन की वजह से मानव तस्करी के काफ़ी केसेज आते हैं, बच्चियाँ बेची जाती हैं क्योंकि रोज़गार यहाँ नहीं है। आप झारखंड में हैं, क्या लगता है कि झारखंड को लेकर, रोज़गार को लेकर, एक तो ये जो आपने कहा वो तो है ही, और क्या चीज़ें होनी चाहिए, सरकारों को क्या प्रयास करना चाहिए जिससे कि रोज़गार सृजन आसानी से घर पर हो सके और फिर इन चीज़ों से शायद निजात मिल सके? सरकार को इतना ही करना है, लोगों को, जो कारीगर है इस राज्य के, अलग अलग काम करने वाले कारीगर हर गांव में हैं, कारीगरों को उनकी कारीगरी के लिए और थोड़ा सा, या कारीगरी की में और थोड़ा कुशलता बढ़ाने के लिए थोड़ा पॉलिश करने की ज़रूरत है। उसके लिए प्रशिक्षण किया जाए। वो प्रशिक्षण होने के बाद इतना ही गवर्नमेंट को काम करना है कि इन जो प्रोडक्ट हुआ मटेरियल है उसको कलेक्ट करना, ब्रांडिंग करके मार्केटिंग करवाना, उसकी व्यवस्था के लिए योजना बनाना चाहिए। बस हर आदमी कुछ न कुछ बनाने के लिए तैयार है। उसको सबसे बड़ी समस्या है वो मार्केटिंग की। वो मार्केटिंग की योजना सरकार को बनाना चाहिए। वो चीज़ें निर्मित हो तो कहाँ जाएंगी? बाजार जी, वो मार्केट के लिए कहाँ जाए, और वो जो प्रोडक्ट हुआ है वो मटेरियल मार्केट में जाके वो पैसा फीस वापस उस व्यक्ति के घर वापस चला जाए। अच्छा, हालांकि थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, बट आपसे मैं उसमें मैं चाहूँगा कि आप अपना प्रकाश डालें। एक तो पता नहीं आपको जानकारी है, क्योंकि यहाँ पे जो पिछले साल की जितनी भी सरकारें रही हैं, उन्होंने रोज़गार के नाम पर प्रयास ये किया है कि बड़ी कंपनियों को, जो विदेशी बड़ी कंपनियाँ हैं, एमएनसीज़ हैं, उनका स्वागत किया है, उनको बुलाया कि आप झारखंड आइए, यहाँ पे आपको हम लैंड देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, और तमाम चीज़ जो आपको ज़रूरत पड़ती है वो हम आपको देंगे। आप यहाँ आइए, सेटअप करिए, जिससे कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। लेकिन जो दृष्टि आपके पास है, जो मॉडल आप बता रहे हैं, वो कुछ डिफरेंट है। वो कह रहे हैं कि क्यों ना घरों में जो लोग बैठे हैं उनको उन्हीं की जो कार्यकुशलता है उसी में नौकरी दिया जाए। क्या लगता है ये प्रयास दो दिशाओं में दिख रहा है? जी, देखिए, हम जो बात कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, सरकार सेंट्रलाइजेशन पे काम, हाँ, सरकार जो है सेंट्रलाइजेशन पे काम कर रही है, क्योंकि वो ऐसे रूम में बैठे हुए बड़े बड़े लोग हैं, उनको गांव की स्थितियाँ जो है वो ज़्यादातर मालूम नहीं है, इसलिए इतने विरोधाभास है इसमें। मगर वो भी जब जाएंगे गांव में, ये देखेंगे, समझेंगे और इसकी प्रयोग करके देखेंगे तो ज़रूर वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री बंद करवाएंगे और गांव में ही कुछ शुरू करेंगे, क्योंकि गांव में बहुत क्षमता है। तो क्यों नहीं होगा? हम कैसा होगा इससे बात नहीं शुरू होना चाहिए, क्यों नहीं होगा यहाँ से शुरू होना चाहिए, ज़रूर होगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, विकास की अवधारणा को लेकर आप कह रहे थे कि जो हमें विकास दिख रहा है वो दरअसल विकास नहीं है। हमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया, हमने कृषि खत्म कर दिया, उद्योग के नाम पर, रोजगार, तमाम चीज़ों के नाम पर हमने अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा, अपनी चीज़ों को नष्ट किया है। आज के विकास में, आज के दौर में जो विकास दिख रहा है, कैसे देखते हैं और क्या इसके लिए दूसरा रास्ता क्या है हमारे पास? देखिए, विकास में सबसे पहला देश का बल किस में होता है? भौतिक बल जो अपने व्यक्ति की आरोग्य में होता है। आप आज तो सशक्त व्यक्ति है ही नहीं। 20 साल पहले, 25 साल पहले 1 क्विंटल की बोरी लेकर आदमी दौड़ता था, आज आप 25 किलो का भी लेकर नहीं दौड़ रहा है। आज बीमारी इतना बड़ी है तो देश का अच्छी भविष्य देख सकते हैं। खान पान, हवा सब बदल, खान पान सब देखिए, खान पान बदल गए, और जो खाने के लिए चीज़ें मार्केट में मिल रहे हैं वो सब जहर युक्त मिल रहे हैं, और फिर उस पर जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो भी अपनी चीज़ों की स्वाद बढ़ाने के लिए इतनी लोगों की हेल्थ ख़राब कर रही है, और मार्केटिंग की चक्कर में उन्होंने ऐसी कई चीज़ें उसमें मिला रहे हैं, तो उससे हमारे शरीर में जो बल है उसको निकाल के बाहर फेंकने के कार्य हो। अन्न से हमारे शरीर की पुष्टि होना चाहिए, मगर आज जो अन्न खा रहे हैं उससे हमारी पुष्टि जो है उसको बाहर करने की काम चल रहा है। इस पे काम होने की ज़रूरत है, तभी देश बलशाली, शारीरिक रूप से। बौद्धिक रूप से देखिए, जो शिक्षा मिलना चाहिए, बुद्धि को पुष्टि मिले, बुद्धि समृद्ध हो, तो हमारी बुद्धि समृद्ध। हम एकांगी शिक्षा देने से बुद्धि समृद्ध नहीं होगा। किसी एक चीज़ के बारे में सीख रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हम प्रेम्बल में ये प्रतिज्ञा की है कि हम यूनिवर्सल एजुकेशन देंगे। अभी तो किसी भी स्कूल में यूनिवर्सल एजुकेशन नहीं दिखती, यानी सर्वांगीण शिक्षा हम देंगे। सर्वांगीण शिक्षा कहाँ दे रहे हैं? एक तो एक ही दे रहे हैं, एक बेरिंग बनाना है तो बेरिंग ही बनाता है वो,
आईटी तो आईटी ही करता है, उसको दूसरा काम आता ही नहीं, मैकेनिकल तो मैकेनिकल ही कर सकता है, दूसरा आता नहीं। इसमें सर्वांगीण शिक्षा कहाँ है? शिक्षा तो सर्वांगीण, एक व्यक्ति एक काम नहीं कर सका तो उस शिक्षा से दूसरा और 4 काम कर सके, ऐसी शिक्षा उसको मिलना चाहिए। वो तो हमारे यहाँ नहीं मिल रही। हमारी शिक्षा नीति में बड़ी परिवर्तन इसी में आने की जरूरत है, वो ला रहे शायद। आप झारखंड में और रुकने वाले हैं? जी, आज तो है और कल दोपहर तक है। जी जी। तो हमारे साथ स्वामी जी थे, कनेरी मठ के स्वामी हैं। स्पष्ट तौर पर जो विकास की अवधारणा हमने तय की है उस पर उनका कहना है कि सरकारों को चाहिए कि हम डिसेंट्रलाइजेशन पे काम करें और बड़ी कंपनियों को बुलाने के बजाय क्यों ना झारखंड जैसे राज्य में जहां पलायन एक बड़ी समस्या है, क्यों ना यहां पर हम उन लोगों को उन्हीं के क्षेत्र में रोज़गार दें, और रोज़गार भी वो जिनमें वो ऑलरेडी माहिर हैं। थोड़ी बहुत प्रशिक्षण की ज़रूरत है जिससे शायद इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या पलायन पर एक काबू मिल सके और हम इससे निजात पा सकें। आप देख रहे थे फॉलोअप, अपने सहयोगी सूरज के साथ में विवेक। नमस्कार। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in